स्क्रीन अलाउ? Yes, sir. ओके ठीक है, तो हम लोग कल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन तक देख चुके थे। हाँ, और बाकी जो प्रोटीन का और कुछ होगा तो वो एंजाइम जब पढ़ाएंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये जो मोनोमर्स होता है ये आपस में जब लिंक करते हैं और पॉलीमर बनाते हैं तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है और क्या कहलाता है, ठीक है। सो इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन amino acids are linked by a peptide bond, ठीक है, which is formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of water moiety। तो वाटर मोइटी निकल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो ये एक न्यूमेरिकल देके हम आपको समझाए थे कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अगर 20 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स अगर आप लिंक कर रहे हो तो 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपका निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज आपको समझाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया हम आपको बोलते हैं कि ग्लाइसिन, एलानाइन, ठीक है, सिंपल अमाइनो एसिड हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, फिर मान लेते हैं एलानाइन, फिर आपका एलानाइन आया, फिर एलानाइन आया, ठीक है, एलानाइन आया, और फिर ग्लाइसिन, इस टाइप से आपका जा रहा है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानाइन के बीच में आपका क्या जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये सब जो बॉन्ड जो बन रहा है दो एमिनो एसिड्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में दिखने में कैसा होता है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ नीचे में आपको हो सकता है दिखाया हो या ना भी दिखाया हो, मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं दिखाया है, ठीक है। इसको आप ये मान के चलिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एंड दिस रिएक्ट्स विद अमीनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका अमीनो एसिड का जो भी आपका स्ट्रक्चर है बाकी सारा, ठीक है। इसको मैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर आपका है एन एच, ठीक है, और है एच, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मानते हैं इससे इस एच से आपका अटैच्ड है बाकी सारा मॉइटी जो भी है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये NH2 ग्रुप जब रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये H2O निकल गया, ये क्या है आपका -H2O। तो वाटर निकलने के बाद अब बचेगा क्या दोनों के बीच में, इधर X बच रहा है, इधर CO बच रहा है, वाटर तो निकल गया, अब ये जुटेगा इधर, इधर NH हो जाएगा और इधर X डैश। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना CONH बॉन्ड, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सो दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, CONH, ठीक है। क्योंकि जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी है। अब हम आपको बताए थे क्या, हम आपको क्या बताए थे, ये ऊपर में आपको मैंने ये 7 अमीनो एसिड का लिंकिंग करके दिया हुआ है और मैं आपसे बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट का फाइनल मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए इस पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं सो मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको समझना है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको हम बता चुके थे पहले, हाँ, ये C है, ये COOH है, ये NH2 होता है, ठीक है, और ग्लाइसिन में दोनों हाइड्रोजन होता है, ठीक है।
अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो, तो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन मतलब 24 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 1, तो 14, 38 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 38 32 70 हो गया। उसके बाद बचा हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका 75 हो गया। तो डाल्टन में हम लोग बोलते हैं, तो डाल्टन हम बोल सकते हैं इसको। तो ग्लाइसिन इज 75। एलानाइन में क्या होता है? एलानाइन में जो R है वो CH3 हो जाता है, तो ये एलानाइन हो गया। अब CH3 हुआ मतलब CH2 बढ़ रहा है, CH2 बढ़ रहा है मतलब 12 2 14 बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ गया? एलानाइन 14 और ऐड कर दीजिए, 89 हो गया, ठीक है। सो दिस इज 89, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखिए इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने ग्लाइसिन है? 3 ग्लाइसिन है, तो 3 ग्लाइसिन। एंड एलानाइन कितने? 1 2 3 4, तो 4 एलानाइन, ठीक है। तो दिस फाइनल मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट। तो 3 ग्लाइसिन प्लस 4 एलानाइन। अब घटाना है ना मेरे को, क्योंकि वाटर निकल रहा है ना, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल रहा है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। So this will give you the molecular weight of this 7 amino acid polypeptide। तो आप इसको निकाल सकते हैं। ग्लाइसिन का कितना था? 75। एलानाइन कितना था? 89, तो 4 into 89 माइनस 6 into 18। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका वो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है, इस डिहाइड्रेशन फेनोमेनन से, क्योंकि यहाँ पे आपका ये टर्म दिया है डिहाइड्रेशन, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया ये प्रोसेस आपको? हाँ हाँ, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल समझ में आया। अब इसी तरह अगर मान Yes, लेते हैं sir. हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि 21 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड, जैसे ए सिंपल क्वेश्चन दिया आपको मैंने, ए इस तरीके से 20, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड डॉट 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 22nd 21st बोले। तो 21 amino acids are linked together, so what will be the molecular weight of this polypeptide? फटाफट कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 अमीनो एसिड्स है, तो 21 इंटू कितना हो गया मेरा? 89, यही होगा ना। और घटेगा कितना मेरा? 20 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो 20 into 18, so this becomes the answer। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज अवेलेबल इन अ मैक्रोमॉलिक्यूल, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल है प्रोटीन। अब दूसरा चलते हैं। सो इन केस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स के केस में जो बॉन्ड बनता है, जो मोनोमर को लिंक कर रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, इंटरलिंकिंग बॉन्ड, उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। So this bond is also formed by dehydration, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी आपका वाटर मॉलिक्यूल इजेक्ट आउट होता है जब बॉन्ड बन रहा है ग्लाइकोसाइड। So this bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharides, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो दो मोनोसैकेराइड आपने लिया, दोनों जुट रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड। In a nucleic acid, a phosphate moiety links the 3' carbon of one sugar of one nucleotide
to the 5 prime carbon of the sugar of the succeeding molecule. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये स्ट्रक्चर अब आपको ध्यान देना होगा कि एक सुगर वाले को, सुगर का जो कार्बन होता है उसको हम प्राइम करके 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम करके नंबरिंग करता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बेस वाले का नाइट्रोजन बेस में हमने 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दिया था, ठीक है, इसलिए हमको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम शुगर वाला जो नंबरिंग होगा वो प्राइम करके हम लोग करते हैं। सो 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर जब हम कर रहे हैं तो उसका जो दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 प्राइम कार्बन के साथ वो जुटेगा, तो ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर of one nucleotide will link to the 5 prime carbon of the sugar of the another nucleotide. तो इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है, so the bond between the phosphate and the hydroxyl group of sugar is called ester bond, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये बॉन्ड तो आपका दोनों तरफ होगा, so there is one such ester bond on either side, so it is called phosphodiester bond, ठीक है, तो दो बॉन्ड बन रहा है इसीलिए हम उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ फिगर 9.5 कहीं दिया होगा तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्ड समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? हाँ, तो दोनों तरफ आपको इस टाइप के बॉन्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड दोनों तरफ है इसीलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये। समझ में आई बात? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये देखे ना आप, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर है, तो दो बॉन्ड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो आप क्या यहाँ से इस पैराग्राफ से आप क्या लिंक निकालिएगा कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो 3 तरह का बॉन्ड, 3 तरह का मैक्रोमोलिक्यूल। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल, वन ऑफ द is the famous Watson-Crick मॉडल, ठीक है। ये वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल है जो 1953 में वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिसके लिए इनको फिर 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। तो ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए ये मॉडल कहता क्या है, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स। पहला पॉइंट कि डीएनए किस फॉर्म में है, डबल हेलिकल। अब ये देखिए ये हेलिक्स के फॉर्म में, ये वाला देखिए, ये वाला डायग्राम आपको लग रहा है ना कि स्टेयरकेस है, हेलिकल स्टेयरकेस, ये डबल हेलिक्स। The two strands of polynucleotides are anti-parallel, that is run in opposite direction। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैंड का डायरेक्शनल देखिए 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ 3 प्राइम तक गया, और दूसरा देखिए 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम, ठीक है। ये एंटी पैरेलल है, ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे मान के चलिए, ठीक है, तो एंटी पैरेलल है, दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए तीसरा पॉइंट, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय सुगर फॉस्फेट सुगर चेन, ठीक है। The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone, but they face inside, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो आपका डबल हेलिकल मॉडल दिख रहा है, इसमें जो आपका बैकबोन है, ये आपका बैकबोन किसका बना हुआ है, सुगर फॉस्फेट सुगर, तो सुगर रहेगा, फिर आपका फॉस्फेट रहेगा और फिर सुगर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सुगर है, ये आपका फॉस्फेट है, ये आपका सुगर है, ठीक है। तो ये सुगर
फॉस्फेट, सुगर, ये बैकबोन हुआ, इधर भी यही चीज, सुगर, फॉस्फेट, सुगर, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोले कि बीच में अब आपका यहाँ इनके बीच में अब क्या होगा, आपका बेसेस प्रोजेक्ट होंगे, तो बेसेस बीच में होंगे। अब यहाँ देखिए बेसेस है ये, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो थाइमिन और एडेनिन के बीच में देखिए 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो दे आर 2 डबल बॉन्ड्स, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ए और टी के बीच में दिखेगा, तो ऐसा है ए और टी। और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे, तो जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। आप ये डायग्राम में देख सकते हो अपनी किताब में, यहाँ देखिए 3 दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, हम मिटा नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मिटाने का कोशिश भी करेंगे, काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ देख रहे हो कि क्या है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए पेयर्स विथ टी बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी पेयर्स विथ सी विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। यही चीज समझाया गया है। तो कहने का मतलब the backbone is made up of sugar, phosphate, sugar on either sides, ठीक है, sugar, phosphate, sugar, और बीच में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजन बेसिस लिंक होंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे समझाया कि the backbone is formed by the sugar phosphate sugar chain and the nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone, but they are projected inside, and adenine and guanine of one strand compulsorily pairs with A with pair A T के साथ, G C के साथ, A with pair with T and G with C, ठीक है। यही पेयर कर रहा है, तो A अगर एक स्ट्रैंड पे है तो ये T के साथ पेयर करेगा और T सेकेंड स्ट्रैंड पे होना चाहिए, अगर G इधर है तो C इधर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब हम इस कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग के आधार पे हम अगर एक स्ट्रैंड का बेसिस पता है हमको सीक्वेंस, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी, हम आपको पहले भी बता चुके थे, यहाँ पे भी देखिए 2 बॉन्ड बनाए हैं, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी एंड सी, देखिए जी और, ठीक है। तो हर एक स्ट्रैंड जो है एक हेलिकल स्टेयरकेस टाइप लगेगा, इस टाइप से, ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए वो हेलिकल स्टेयरकेस दिख रहा है, एंड ईच स्टेप, अब ये स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस पे तो आपका स्टेयर भी होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये स्टेयर हो गया, सीढ़ी। सो ईच यहाँ है एक पेयर, यहाँ पेयर ऑफ बेसिस का मतलब ए और टी, तो 2 बेसिस पेयर हो गया ये। उसी तरह जी और सी, ये दूसरा पेयर हो गया, एक सीढ़ी बनाता है बेसिस। सो ईच स्टेप ऑफ ascent is represented by pair of bases. At each step of ascent the strand turns 36 degree, ठीक है। तो कितना टर्निंग हो रही है एक स्टेप पे, 36 डिग्री। One full turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pairs, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मान लेते एक फुल, यहां से यहां तक एक फुल टर्न लिया है हेलिकल स्ट्रैंड, तो इसमें 10 सीढ़ियां आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है, 10 सीढ़ियां, 10 सीढ़ियों का मतलब है 10 बेस पेयर्स, नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ठीक है। So attempt drawing a line diagram, the pitch would be 34 angstrom, और ये कितना हो जाएगा मेरा पिच जो हो जाएगा वो 34 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, और 34 एंगस्ट्रॉम का हो गया, इसमें 10 पेयर्स हैं पर 10 बेस पेयर, तो इसका मतलब ये जो एक बेस पेयर के बीच का दूरी है छोटा सा, ये कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, समझिए बात, ठीक है। तो ये पर बेस पेयर जो राइज होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो दिस फॉर्म ऑफ डीएनए जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बी डीएनए, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे डीएनए हैं, जेड डीएनए है, ए डीएनए है, सी डीएनए है, और भी बहुत सारे डीएनए आपको देखने को मिलेंगे, बट हमको सिर्फ समझना है बी डीएनए, क्योंकि सिलेबस में हमारा बी डीएनए। समझ में आई बात? Yes, sir.
एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि कुछ चीज समझ में आया कि नहीं आया, और फिर बताइए मेरे। ठीक है, यहाँ पे सब चीज समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपका बैकबोन कौन बन रहा है। तो शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन बनता है, शुगर फॉस्फेट शुगर। और जो बीच में आपका आता है प्रोजेक्शंस होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस के होते हैं। उसमें एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लेके आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका जी और सी जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो पेयरिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। समझ में आई बात? और इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि जो ये हेलिकल राइज आप देख रहे हो, तो एक पूरा जो एक कंप्लीट यहां से यहां तक जो एक है आपका टर्न, इस टर्न में 10 सीढ़ियां आपको देखने को मिल रही है, और एक सीढ़ी बराबर एक बेस पेयर। तो टोटल 10 बेस पेयर हैं, और जो हेलिक्स आपका जो पिच है, इसका हेलिकल पिच जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक सीढ़ी के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? हेलो। अब यहाँ पे एक ये जो रूल पेयरिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं चारगब्स रूल। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ दिया नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड चारगब्स रूल। चारगब साइंटिस्ट का नाम था, तो ये चारगब्स रूल्स है। तो चारगब रूल्स के अनुसार क्या होता है, एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी पेयर्स विद सी। इसका मतलब क्या है कि आपको हम बताए थे एजी कट, एजी प्यूरिन होता है, ये प्यूरिन होता है, और कट जो होता है वो पाइरिमिडिन होता है। तो आप देखिए ए पेयर्स विद टी, ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, मतलब प्यूरिन विल पेयर विद पाइरिमिडिन हमेशा। ठीक है, ये रूल है चारगब्स रूल का कि प्यूरिन जो है वो पाइरिमिडिन के साथ पेयरिंग करेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, there will be formation of major and minor groove in the structure. Groove, major groove and minor groove. Groove मतलब जगह। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये जो जगह बन रहा है ना, ये मेजर बन जा रहा है, ये माइनर बन रहा है, फिर ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, इस टाइप से आपको ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। समझ में आई बात? तो दिस पेयरिंग इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस्ड पेयरिंग। ठीक है, और ये आपको चारगब्स रूल आपको समझाया है। समझ में आया बात? हाँ, कि चारगब्स रूल क्या होता है, प्यूरिन और पाइरिमिडिन का जॉइनिंग। ठीक है, ए पेयर्स विद टी, ए यहाँ प्यूरिन है, टी पाइरिमिडिन है, जी प्यूरिन है, सी पाइरिमिडिन है, मतलब प्यूरिन और पाइरिमिडिन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? और क्या चीज हमको यहाँ पे याद रखना है, ये 34 एंगस्ट्रॉम आपको याद ही होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, 3.4 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। ठीक है, और पर टर्न कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बीडीएनए की खासियत है, ये जो डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर आपको दिख रहा है, ये जो डायामीटर आपको दिख रहा है हेलिक्स का, दिस इज रफली 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि बीडीएनए का जो डायामीटर है वो कितना है। ठीक है, समझ में आई बात?
तो यहाँ पे आपको यही सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हेलो? Yes, sir. ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वहां से मिलेगा, हर एक नीट एग्जाम में मिलेगा इनफैक्ट। ठीक है, चारगब्स रूल्स, चारगब्स रूल से सिंपल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जितना परसेंट एडेनिन होगा सिस्टम में उतना ही परसेंट थाइमिन होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। और जितना परसेंट जी होगा उतना ही परसेंट सी होगा। जैसे मान लिया अगर हमने बोला कि बी डीएनए कंटेन्स 20% ए, तो ये 20% ए का मतलब तो ये भी हुआ कि 20% टी है, क्योंकि ए और टी तो बराबर है। ठीक है, अब ये जब ए और टी 20% बराबर हैं तो जी और सी कितने होंगे? 30% होंगे। तो 30% जी होगा और 30% सी होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई बेस का परसेंट दे देगा और आपसे पूछेगा बाकी निकाल लीजिए। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चंस और भी आसान पूछते हैं। क्या करेंगे, ये आपको बोलेगा कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम आपको दिया हुआ है स्ट्रैंड का, ये ऐसे दिया है, ए टी जी सी। ठीक है, ए ए डी टी जी जी सी सी जी जी सी सी। ठीक है, और 3 प्राइम। अब आपको बोला जा रहा है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका बताइए क्या होगा सीक्वेंस। तो आपको पता ही है ए का पेयरिंग क्या होता है, टी होता है। एक टी का पेयरिंग क्या होता है, ए होता है। जी का पेयरिंग क्या होता है, सी होता है। सी का पेयरिंग क्या होता है, जी होता है। ए का पेयरिंग टी, फिर ए का पेयरिंग टी, फिर टी का पेयरिंग ए, टी का पेयरिंग ए, फिर जी का पेयरिंग सी, जी का पेयरिंग सी का पेयरिंग जी, जी। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड दिया है, फर्स्ट स्ट्रैंड दिया है आपको, तो आप सेकंड स्ट्रैंड निकाल सकते हैं। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये लोग पूछता है। तो यू कैन इजिली प्रेडिक्ट द सेकंड स्ट्रैंड। ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयरिंग। तो जो चारगब्स का जो बेस पेयरिंग रूल है उसको इस्तेमाल करके हम सेकंड जो स्ट्रैंड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये दो तरह का क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। उसके बाद कभी कभार ये लोग क्या पूछते हैं ना, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देगा क्वेश्चन। अब इसी चीज में यही सिस्टम में अगर हमको कैलकुलेट करना रहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट। अब यहाँ हम 80 बेस पेयर को देख लेंगे। ये कितना कितना पेयर है 80 बेस पेयर? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। तो 80 बेस पेयर 6 है। कितना है? 6। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बन गया? 6 × 2, तो 12 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे जीसी को। 1 2 3 4 5 6, तो जीसी भी 6 है, 6। अब इसमें कितना बनता है? 3 बनता है। इसका कितना हो गया? 6 × 3, 18 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल जोड़ देंगे, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा? टोटल एच
30 होगी, 12 और 18। तो आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको सीक्वेंस डिटरमाइन करना होगा, उसके बाद कैलकुलेट करना होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो कहने का मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि परसेंट निकालिए नाइट्रोजन बेस का, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है लोग फ्रॉम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, पूछ सकते हैं आप। हेलो हेलो Yes. हेलो, समझ गया ये? हम मान ले समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो इससे आगे का क्वेश्चन लोग पूछता नहीं है, ठीक है। अभी नीट का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? So what we have learned till now is that living organisms, whether it is a simple bacterial cell, a protozoal, plant, animal, all of these contain thousands of organic compounds, ठीक है। तो कोई भी सेल हम ले ले, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले ले, जब उसको हम एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसके भीतर हजारों की संख्या में कंपाउंड्स, उसकी एनालिसिस आप करना सीख चुके हो। So these compounds or biomolecules are present in certain concentrations which is expressed as moles per cell or moles per liter, ठीक है। ये आप मोलारिटी, मिली मोलारिटी, ये सब कॉन्सेप्ट आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा क्लास 11 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं वो मोल्स पर सेल के रूप में कर सकते हैं या मोल्स पर लीटर के रूप में कर सकते हैं। Next, one of the greatest discovery ever made was the observation that all these molecules have a turnover number, ठीक है। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है कि एक सेकंड में वो कितना बनता है, ठीक है, कितना बन सकता है, एक मिनट में कितना बन सकता है, एक घंटे में कितना बन सकता है, एक दिन में कितना बन सकता है। हमारे लिए एक सेकंड, प्रति सेकंड एक मॉलिक्यूल कितनी तेजी से बन रहा है, कितनी तेजी से डिग्रेड हो रहा है, बस यही हमारे लिए है। तो ये जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहाँ रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस का ही ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो टर्नओवर का मतलब यही हुआ कि प्रति सेकंड कितना एंजाइम बन रहा है, कितना प्रोटीन बन रहा है, कितना हार्मोन बन रहा है, ठीक है। So this means that they are constantly being changed into some other molecules and some also made from other biomolecules। कहने का मतलब X से Y बना, Y से Z बना, Z से W बना, ऐसा होते रह रहा है आपका, ठीक है, एक रिएक्शन पाथवे। तो ये कितना बन रहा है, दैट इज इट्स टर्नओवर नंबर। ये कितना एक सेकंड में बन रहा है, इसका टर्नओवर नंबर ये कितना बनेगा एक सेकंड में, ये इसका टर्नओवर है। ये कितना बन रहा है, ये इसका टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू द बायोमोलिक्यूल या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहा है, हम उसके लिए हम कंसीडर करते हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो या तो वो टूटेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटेगा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये टूट करके क्या बनेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये टूट रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काटाबोलिज्म, काटाबोलिज्म। अब अगर हम बोले कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो सिंथेसिस हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिज्म। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंथेसिस है ये इसको हम लोग इन
इजी टर्म्स क्या बोलेंगे, सिंथेसिस, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। और कैटाबोलिज्म को सिंपल वे में हम लोग बोलेंगे डिग्रेडेशन, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल टूट के डिग्रेड होके सिंपल मॉलिक्यूल बना, तो डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हुआ, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटा में तब्दील हुआ तो डिग्रेडेशन हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और सिंपल मॉलिक्यूल अगर कॉन्स्टिट्यूट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाबोलिज्म या सिंथेसिस। और ये दोनों को जोड़ के हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म हैज टू एस्पेक्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म, सिंथेसिस हो रहा है तो एनाबॉलिज्म। So together these chemical reactions are called metabolism, and each of the metabolic reactions results in transformation of biomolecules. So कुछ examples यहाँ पे transformations का दिया हुआ, जैसे removal of CO2 from amino acids, making an amino acid into amine। ठीक है, तो इस तरह का reactions हो रहा है, केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा। उसी तरह removal of amino group from a nucleotide base, उसी तरह hydrolysis of a glycosidic bond in a disaccharide। इस तरीके से हजारों रिएक्शंस आप लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हो रहा है बॉडी में। So majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to other reactions। तो आपको क्या लगता है, रिएक्शंस अकेले अकेले होता है? नहीं होता है, एक साथ बॉडी में हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर लिंक्ड रिएक्शंस। ठीक है, लिंक्ड, ये है आपके पास। लिंक्ड रिएक्शंस तो आइसोलेशन में नहीं होता, अकेले नहीं होता रिएक्शंस। सेल में बहुत सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, उसी तरह बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, तो आइसोलेशन में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। In other words, we can say that metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways। ठीक है, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे आप पढ़िएगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, लिपिड बन रहा है, टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, टूट रहा है, प्रोटीन बन रहा है, टूट रहा है, तो ये सब क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो आपस में बहुत सारे रिएक्शन जो होंगे वो लिंक्ड होंगे। ठीक है, कि एक का प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट बन के यूज होगा। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे, जो भी एक आध पाथवे है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देख लेंगे। सो दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी। ठीक है, तो आप ट्रैफिक देखे हैं शहरों में जो लगता है, बड़े बड़े शहरों में, तो मेटाबॉलिक पाथवे भी उसी तरह है कि कोई आदमी लेफ्ट जाता है, कोई राइट जाता है, कोई सीधा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ जाइए। तो दीज पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। ठीक है, इसका रिएक्टेंट किधर जाएगा कोई पता नहीं है, क्या प्रोडक्ट बनेगा यू डोंट नो। ठीक है, सो दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर, मीन्स दे एक्ट लाइक ट्रैफिक जंक्शंस। ये जैसे आपका ट्रैफिक है और ये आपका रोड है। ठीक है, रोड है, इस टाइप से जाता है, तो अब यहाँ पे आप रुके हैं, अब आप इधर जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इधर का आदमी इधर जा सकता है, सीधे जा सकता है, इधर जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ट्रैफिक जंक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे को आप एनालॉजिकल वे में सोच सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट समझिए, flow of metabolites through metabolic pathways has a definite rate and direction like automobile traffic। ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका कंसेंट्रेशन आपको पता होगा। ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन आपको सेल में पता होगा कि कितना रिएक्टेंट आपको लिया जा रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन का रेट क्या होगा ये भी आपको पता होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये अगर एंजाइम्स, कोई एंजाइम इसको वर्कआउट कर रहा है पाथवे को, तो उसके बारे में भी पता होगा। तो कहने का मतलब एवरीथिंग इज नोन, डेफिनेट है। सो दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो डायनामिक स्टेट है, डायनामिक स्टेट का मतलब आपको पता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और
अगर वो एंजाइम कैटालाइज्ड है तो एंजाइम क्या है, सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मेटाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शंस में प्रोसीड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में हर एक जानकारी होना ही डायनामिक स्टेट कहलाता है। ठीक है, so this metabolite flow is called dynamic state of body constituents. Now what is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions. अब जैसे ट्रैफिक अच्छा से चल रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होता, उसी तरह अगर हमारा बॉडी हेल्दी है 100% तो कोई भी कंडीशंस मतलब एडवर्स जो भी है वो आपको रिपोर्टेड नहीं होगा। ठीक है, एक एनालॉजी दिया है ट्रैफिक का, आप ये समझिए। ठीक है, एक्सीडेंट होने का अगर खतरा रहेगा मतलब कि आपके रिएक्शन सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा तो कोई डिजीज हो सकती है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. ठीक है, मतलब हर एक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है, खास बात यह है कि सब में कोई ना कोई कैटालिसिस हो रही है, एंजाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, so there is no uncatalyzed metabolic conversion in living systems. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपको समझना, एक एंजाइम, तो जो लिविंग सिस्टम में जो कैटालिसिस का काम करता है उसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग सिस्टम्स में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये लिविंग कैटलिस्ट कहलाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ये नॉन लिविंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक। तो कहने का मतलब है जो बॉडी में हम हमेशा हर एक और जो भी रिएक्शन हो रहा है बॉडी में वो एंजाइम कैटालाइज्ड। Even CO2 dissolving in water, which is a physical process, is catalyzed reaction in living system. ठीक है, तो CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो वहां पे है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि so the catalysts which hasten the rate of a given metabolite conversions in proteins catalytic enzyme। वही चीज मैं आपको समझी क्या, तो क्या है कैटलाइज कर सकते हैं, कैटलाइज करके दे विल इनहेबिट chemical reaction hence the rate of chemical reaction। ठीक है, enhance the rate of chemical। ठीक है, तो आगे हम लोग एंजाइम में इसको समझेंगे कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मेजर टॉपिक है तो उसको समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप ये समझ कि एंजाइम रिएक्शन रेट बढ़ा देता है, वैसे सिस्टम्स में हम लोग एंजाइम्स कह सकते हैं, कहते हैं। सिस्टम तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैटालाइज रिएक्शंस क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, तो बेसिस फॉर लिविंग, this can lead to a more complex structure from a simple structure, that is acetic acid can become cholesterol, or lead to structure for complex structure, that is lactic acid in our। हम आपको बता चुके थे कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल अगर तो उसको हम लोग कैटाबोलिज्म बोलेंगे, जा चुका है।
तो वही चीज यहाँ समझाया। तो द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और एनाबोलिक पाथवेज, मतलब सिंथेटिक पाथवेज और एनाबोलिज्म मैटर विच कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेबोलिक पाथवेज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल ये आपका हो गया कैटाबोलिज्म। ठीक है, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया एनाबोलिज्म। ठीक है, तो ये हम आपको समझा चुके हैं। आगे एनाबोलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड विल कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, अब सिंथेसिस में तो एनर्जी चाहिए ना, कोई चीज बना रहे हैं तो आप। ठीक है, तो दिस विल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एटीपी, दिस विल रिक्वायर एटीपी। नेक्स्ट देखिए, असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स बन रहे हैं आपका, जैसे आपने ग्लाइसिन, एलानाइन, तो आप कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल रिक्वायर एनर्जी। ऑन द अदर हैंड कैटाबोलिक पाथवेज लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये क्या करेगा, एनर्जी। ठीक है, तो जब भी कुछ टूटता है तो एनर्जी लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल टू लैक्टिक एसिड और स्केलेटल मसल एनर्जी इज लिबरेटेड। ठीक है, समझ में आई बात। जब आप जिम में जाते हैं तो आप ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लिबरेट होता है, वही आप, इसीलिए आप जो है आप उठा पाते हो जिम में। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और आपका पैर वैर हाथ वो दर्द देने लगता है बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। This metabolic pathway from glucose to lactic acid, which occurs in 10 metabolic steps, is called glycolysis. ठीक है, तो ये एक अलग ही चैप्टर ही है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम बात। So living organisms have learned to trap energy liberated during degradation and stored in the chemical bonds. ठीक है, तो डिग्रेडेशन के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होगा वो स्टोर किया जा सकता है केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़कर हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक, मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। So the most important form of energy currency in living systems is the bond energy in a chemical called ATP. ठीक है, तो हम बार बार कह रहे थे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है, जितना नंबर ऑफ फॉस्फेट रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी ट्रैप रहेगा, फॉस्फेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नेम द एनर्जी करेंसी इन सेल। सो दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी, हम कैसे अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, हम कैसे इवॉल्व किए, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हम जो एनर्जी है उसको कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, और एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, का पार्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाया जाता है आपको ये सब सारी चीजें। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, वो आपको केमिकल डायनामिक्स समझाया जाएगा। वो 11th में अलग चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स में भी है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको ये सब सारी चीजें समझाई जाती हैं। प्लस एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, एनर्जी कैसे बन रहा है, कैसे वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग एनर्जेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा बायो एनर्जेटिक्स। तो इस यहाँ से आपको सिर्फ 3-4 चीजें समझनी है। एनाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, और एक टर्म बायो एनर्जेटिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग स्टेट जो है उसको देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, क्योंकि कल हम लोग करेंगे एंजाइम्स, वो नेक्स्ट टॉपिक। अब लिविंग स्टेट से क्या मतलब आप समझ रहे हो, जीवित कौन, कैसे है, ये हम लोग पहला चैप्टर में डिस्कस किए थे।
So at this level, you must understand that the tens and thousands of chemical compounds in a living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at concentrations characteristics of each of them. कहने का मतलब हमारे सेल में अगर कोई भी मेटाबोलाइट मौजूद है तो वो उसका एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन जिसमें मौजूद रहेगा, ठीक है। शुगर अगर मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, तो सब एक अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन रहता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, the blood concentration of glucose in normal healthy individual is 4.5 to 5 millimolar, ठीक है। तो ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज होगा तो उसका फ्लक्चुएट कर जाएगा, कोई ये मतलब जिसमें शुगर कम है, हाइपोकेस है, ठीक है, उसमें कम होना चाहिए। अब हार्मोन्स जो मौजूद होंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन नैनोग्राम्स पर ml, ठीक है। तो बहुत सारे उनका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। So most important fact of biological systems is that all living organisms exist in a steady state. Steady state का मतलब होता है कि continuous state एक तरह से, ठीक है, steady, रुक नहीं रहा है। So in steady state it is characterized by concentrations of each of these biomolecules. इनका जो normal concentrations रहेगा ना वो define करता है steady state, ठीक है। अगर मान लीजिए अनहेल्दी कंडीशन है तो स्टेडीनेस रुक जाएगी, मतलब देयर विल बी डिसरप्शंस इन द स्टेडी स्टेट। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, तो वो बॉडी का स्टेडी स्टेट तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो वी कैन से दैट दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है आना और जाना। तो अगर आया, आना, तो इट इज कॉल्ड इनफ्लक्स, और अगर जाना इट इज कॉल्ड आउटफ्लक्स, ठीक है। तो मेटाबोलाइट सेल के अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो आएगा तो इनफ्लक्स कहलाएगा, जाएगा तो आउटफ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। तो दे आर इन कांस्टेंट फ्लक्स। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। अब होता क्या है कि कोई भी रिएक्शंस आप ले, एक समय आएगा कि वो इक्विलिब्रियम फेज में चला जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम फेज मतलब वो रिएक्शन आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, बट इक्विलिब्रियम का मतलब है, मान लेते हैं ये आपका मेम्ब्रेन है, मॉलिक्यूल यहाँ से पास कर रहा है, तो जितना मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा उतना मॉलिक्यूल इधर से यहाँ आएगा, तो आपको लगेगा कि कोई चेंज नहीं है। जो डेल्टा है चेंज, दैट इज जीरो, तो चेंज इज जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। चेंज जीरो है, बट ऐसा थोड़ी है कि प्रोसेस बंद हो गया है, प्रोसेस तो हो ही रहा है। जितने मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कंपार्टमेंट ए से बी जा रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल बी से ए में आ रहा है, मतलब नेट चेंज जो है डेल्टा नेट, दैट इज जीरो, सो दैट इज इक्विलिब्रियम केस, ठीक है। सो वी कैन से दैट द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेडी स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम है। So one should remember from physics that systems at equilibrium cannot perform work, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। नो वर्क इज डन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नो वर्क इज डन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। तो अगेन ये बायोएनर्जेटिक्स और केमिकल थर्मोडायनामिक्स का पार्ट। सो एज लिविंग सिस्टम्स दे कंटिन्यू वर्क, हमेशा हमारा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो हम तो इक्विलिब्रियम में कभी पहुंचेंगे ही नहीं, समझ में आ रही बात। तो लिविंग सिस्टम कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, तो हम क्या डिफाइन करेंगे लिविंग सिस्टम को, हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम बट स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। सो लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। हम इसलिए दिन रात हमारा हार्ट पंप कर रहा है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में नहीं जाना चाहते, ठीक है। So this is achieved by energy input.
सो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप देखे थे कैटाबॉलिज्म से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, क्योंकि लिविंग स्टेट के लिए आपको एनर्जी चाहिए और कैटाबॉलिज्म से आपको एनर्जी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विदाउट मेटाबॉलिज्म हम लिविंग स्टेट को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग स्टेट, कह सकते हैं लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया तो कोई काम नहीं होगा और हम मर जाएंगे, तो डेथ इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो डेथ को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, बट लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट क्यों है? ताकि हम काम कर पाए, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो बायो एनर्जेटिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर सकता, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन लिविंग स्टेट को वर्क करते रहना होगा अगर जिंदा रहना है, हाँ। तो लिविंग स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसलिए हम उसको नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट डिफाइन करते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। समझ में आई बात? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, समझ में आया? हेलो? Yes, sir. हाँ, ओके, तो यही है आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। तो लिविंग स्टेट इज इक्विलिब्रियम, कि आप स्टेडी स्टेट की इन्फ्लक्स होना ही होगा, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म होना ही होगा, एनर्जी डिराइव कर पाइएगा और वर्क कर। डेथ इज उस हिसाब से आपको कोई काम, तो डेथ कैन बी ब्रियम स्टेट। समझ में भाई बात? अब शायद इसीलिए डेथ इज इसेंशियल है ना, लिविंग बॉडी जो जन्मता है वो मरता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब बताता है जिसने जन्म लिया वो मरेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा नहीं सकता है, देयर विल बी एन एंड टू इट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अचीव करना ही करना है, सो अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अचीव। और जब वो इक्विलिब्रियम अचीव होगा तब वो काम नहीं कर सकता। जब वो काम नहीं कर सकता, इसका अर्थ यही है कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है। हेंस डेथ कैन बी टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड दैट इज व्हाई फॉर, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है जिसको बताया जाता है व्हाई डेथ इज एसेंशियल, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, तो जब आदमी डेथ डाई करता है तो वो सारा केमिकल्स क्या होता है, वापस पंच तत्व विलीन हो जाता है, ठीक है। हाँ, चाहे आप आदमी को जलाओ या गाड़ो, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वापस अर्थली मैटर्स में चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं मतलब क्या, इक्विलिब्रियम, एंड इन इक्विलिब्रियम इज नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए अब डिफाइन करेंगे लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट सो दैट इट कैन परफॉर्म वर्क इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को बचाए रखने के लिए आपको काम करना है। समझ में? तो यही आज कल टॉपिक का आज पेज में। हाँ, तो एंजाइम्स है और ये काफी वास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, कहीं पे भी जाइए। कुछ टॉपिक जो होते हैं वो जिंदगी भर काम आते हैं, जैसे एंजाइम्स, इसका कॉन्सेप्ट जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल, बाय।
Thank you, sir.